आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है 11वां, विद्रोही और राज, यानी कि 1857 की क्रांति वाला चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और टर्म 2 के लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और चैप्टर की वीडियो जो है मैंने पहले से बना रखी है, ठीक है। विस्तार से आप चैप्टर की वीडियो को देखिए। देखिए मैंने 4 पार्ट में चैप्टर काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये 4 वीडियो में चैप्टर खत्म है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके इस चैप्टर को देख लें और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दिए हैं और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन भी रख दिए। तो आपको इस वीडियो में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो में हम लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। 1857 का जो विद्रोह था, आपको पता है ये मेरठ से शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, दोपहर के बाद, यानी कि आप ये कह सकते हो कि शाम को शुरू हुआ था। और इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हुआ था आंदोलन, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेरठ के बाद विद्रोही कहाँ गए थे। तो मेरठ के बाद ये दिल्ली पहुंच गए थे, ठीक है। तो विद्रोही यहाँ देखो 10 मई 1857 को ये शाम को हुआ था आंदोलन वहां से शुरू। तो अगले दिन यानी 11 मई 1857 को सुबह सुबह ये लाल किले यानी कि दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए थे। यहाँ पे अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह, इसके पास पहुंच गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये दोनों आपको याद रखने हैं, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोहियों ने अपनी कार्यवाही किस विशेष संकेत के साथ शुरू करी। जहां पे भी देखो विद्रोहियों ने कार्यवाही शुरू की थी अपनी, वहां पे कुछ ना कुछ संकेत थे। तो वो संकेत क्या दिए थे आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यान से देखो। तो देखिए एक संकेत तो ये है कि शाम के समय इन्होंने तोप का गोला दागा था। तोप का गोला जब दागा गया तो उससे पता लग गया था कि भाई विद्रोह शुरू हो रहा है। दूसरी जगह यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई जगह पे इन्होंने बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया था। इससे के इसके बाद क्या था कि लोग जो थे इससे जुड़ रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार क्यों बने। अब देखिए विद्रोहियों ने जो ये आंदोलन चलाया था, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ था। लेकिन क्या हुआ कि लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में यहाँ पे साहूकार और अमीर लोग भी विद्रोहियों के शिकार हो गए थे। आखिर ये क्यों हुए थे? क्योंकि इन्होंने उनको टॉर्चर किया था, उनका शोषण किया था, तो इसलिए। तो चलिए देखते हैं, इसे ध्यान से समझते हैं। क्योंकि किसान इन लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के चमचे थे, एक तरह से अंग्रेजों की बात मानते थे और किसानों का शोषण करते थे। इसलिए किसान जो थे इनसे काफी नाराज थे। और साहूकार और अमीर लोग क्या करते थे, किसानों का शोषण किया करते थे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा 1857 की क्रांति में इनके अंदर रोष और गुस्सा तो पहले से था, तो इन्होंने इनका भी नंबर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जो भी मिले जलाते गए, इनके घर वगैरह जला दिए, मार पीट दिया, ये सब कर दिया, ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, मई जून 1857 में अंग्रेजों के पास विद्रोह की कार्रवाई का कोई जवाब क्यों नहीं था। क्योंकि देखिए ये 1857 जब मई में ये शुरू हुआ था, उस समय क्या था, ये बहुत तेजी से फैल गया। एक सैनिक विद्रोह था, ये याद रखिए, सैनिक के द्वारा शुरू हुआ विद्रोह था। और किसी ने सोचा नहीं था कि ये अचानक से इतनी तेजी से फैल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसके ऑप्शन में भी आपको दे सकते हैं, यानी अथवा करके मान लो ये क्वेश्चन आ सकता है। लैंग्वेज बदल दी है, लेकिन यही क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आंसर को पढ़ते हैं और समझते हैं, ध्यान से देखिए। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वो जल्द ही, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि एक छोटा सा विद्रोह शुरू हो रहा है, सैनिकों का विद्रोह शुरू हो रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी हर तरफ फैल जाएगा और एक बड़े विद्रोह का रूप ले लेगा। शासन की सत्ता और नियम जो बनाए हुए थे उसकी अवहेलना खुलेआम होने लगी थी, कोई कोई रूल नहीं मान रहे थे ये। इसके बाद क्या हुआ, मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो खुद अपनी जिंदगी और अपना घर बार बचाने में फंसे हुए थे। उनको अंदाजा नहीं था कि विद्रोही अगर कभी मतलब ऐसा विद्रोह होगा और विद्रोही फिर इनका ये हाल करेंगे। जहां पे भी अंग्रेज दिख रहे थे इनको मारा काटा जा रहा था, सरकारी दफ्तर वगैरह जलाए जा रहे थे,
ठीक है, हथियार जहाँ पे रखे जाते थे वो लूटे जा रहे थे, तो इनको शिकार बनाया जा रहा था। तो इनके पास अपने आप को बचाने का ही मतलब उस समय ऑप्शन था। एक अंग्रेज अफसर ने लिखा था उस समय में कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरफ बिखर गया। तो देखिए समझ गए ना, यही आपको स्टेटमेंट दे दी यहाँ पे क्वेश्चन में कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरफ बिखर गया, और आपसे ये बोलते हैं इस कथन को स्पष्ट करो। तब आपको क्या लिखना है, ये पूरी स्टोरी लिख देनी है, ऐसा ऐसा हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रेजिडेंट कौन थे। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिए। तो देखिए रेजिडेंट कौन थे, इसे देखते हैं। क्या हुआ कि जो रेजिडेंट होते थे वो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था, और ये उस जगह पे मतलब तैनात होते जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था, जहां पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन नहीं होता था ना, उस क्षेत्र में रेजिडेंट को इन्होंने क्या करा होता था, नियुक्त किया होता था। तो ये रेजिडेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि कब और किसके द्वारा तैयार की गई योजना थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली आपने पढ़ा होगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसने 1798 में ये सहायक संधि लेकर आए थे, ठीक है। ये एक व्यवस्था थी, इसके कुछ रूल्स थे जो इनको जो जिसके साथ ये संधि होती थी उसको कुछ रूल मानने पड़ते थे, यानी कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। वो शर्तें क्या थी, मैं आगे आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में उसको रखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बताऊंगा आपको विस्तार से, बिल्कुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस का प्रमुख कौन था। ये पेपर में आता है शॉर्ट में। कैप्टन हियर से आपने सुना होगा, ये कैप्टन हियर से जो था ये अवध मिलिट्री पुलिस का प्रमुख था, अंग्रेज था, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी जो थी ये सिपाहियों वाली, भारतीय जो सिपाही थे उन पे इसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो ऐसे में बात ये चल रही थी कि जो ये सिपाही थे, कुछ सिपाही ऐसी बात कर रहे थे कि ये अंग्रेज अधिकारी है, इसको भी मार दिया जाए, क्योंकि है तो ये अंग्रेजी। तो समझ लो, आपने मूवी देखी होगी सिंघम, सिंघम में जो जयकांत सीकरे वाला लास्ट वाला सीन है, कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे भी हो रहा था कि सभी बातें कर रहे थे कि इसको खत्म कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, लेकिन फिर कुछ नहीं, ये कहा कि हमारे ऊपर इनकी जिम्मेदारी है तो हमें इसे नहीं मारना चाहिए। तो ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के प्रारंभ में उत्तर भारत में कौन सी अफवाह फैल गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अफवाह जो है इसके ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना था 1857 की क्रांति का, तो इसे ध्यान रखिए। तो देखिए एक तो अफवाह ये थी कि जो इनको ये जो बंदूक दी जाती थी रॉयल, ये जो एनफील्ड राइफल जो होती थी, इसके जो कारतूस होते थे उसमें ना गाय और सुअर की चर्बी का लेप होता था। तो इनको क्या करना पड़ता था, उसको मुंह से खींच के फिर उसे यूज़ करना होता था। तो ऐसे में ये कह रहे थे कि अगर हम इसे मुंह से खींचेंगे तो हमारा जो धर्म है, हमारी जो धार्मिक भावना है वो आहत होती है, यानी कहीं ना कहीं हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए जो सैनिक थे वो इसका विरोध कर रहे थे। एक अफवाह ये भी थी कि अंग्रेज लोग जो है इन्होंने क्या करा है, बाजार में जो आटा मिलता है उस आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया, यानी उसको पीस के मिलवा दिया है। तो ये भी अफवाह थी, और ये काफ़ी तेज़ी से फैली, लोगों ने इसका काफ़ी मतलब विरोध करा था इनका, अंग्रेजों का। अगला क्वेश्चन है कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी। तो 1801 में क्या हुआ था, इन ये जो अवध है इन पे ये सहायक संधि थोप दी गई थी। और जो ये सहायक संधि थोपी जाती थी तो उसके कुछ रूल होते थे, कुछ शर्तें होती थी। तो शर्त क्या थी, देखिए शर्त ये थी कि नवाब अपनी सेना को खत्म कर दे, यानी जो यहाँ का नवाब है वो अपनी सेना को खत्म करेगा, पहली शर्त। दूसरी देखिए कि रियासत में अंग्रेजों की टुकड़ी, जो सैनिक टुकड़ी है उसको तैनाती की परमिशन दी जाए। तीसरी ये कि दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो उसकी सहायता से काम किया जाए, ठीक है। ये 2-3 शर्तें थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये मैंने जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी ले रखे हैं, और जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो सारे बना रखे हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, घूम फिर के यही क्वेश्चन आता है। अगर आपने पिछले 10 साल की वीडियो देखोगे, मैंने बना रखे हैं पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर, तो प्लेलिस्ट में आप जाके सर्च करो, आप देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में बहुत सारे जो लोग थे वो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कि ये बहुत सारे लोग अवध से थे और यहाँ गांव वगैरह से भर्ती होकर आए थे। इनमें बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के होते थे और ज़्यादातर लोग यहाँ के थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, क्योंकि ज़्यादातर सिपाही वो यहीं के होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है।
तो देखते हैं, चलिए समझते हैं। इसके कारण कई सारे थे। अब हो सकता है पेपर में ये 4 नंबर का पूछा जाए या 8 नंबर का पूछा जाए। अगर 8 नंबर का पूछा जाता है तो कम से कम 8 पॉइंट लिख के आने हैं आपको, उसको एक्सप्लेन करके आना है 8 हेडिंग को। और अगर मान लो 4 नंबर में आते हैं तो आप 4 पॉइंट लिख देना। तो मैंने आपके बहुत सारे पॉइंट रखे हुए हैं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते हैं हम राजनीतिक कारण के। तो देखियो, अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों द्वारा कई राजाओं के राज्य जो थे हड़प लिए थे। जब अंग्रेजों ने कई राजाओं के राज्य हड़प लिए तो राजा जो थे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था अंग्रेजों के खिलाफ, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी, इनकी जो विस्तारवादी नीति थी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को दूर दूर तक बढ़ाना चाह रहे थे, इसके अंतर्गत क्या किया इन्होंने, भारतीय शासकों के राज्य छीन लिए थे। इससे भारतीय शासक जो थे काफी गुस्से में थे। अंग्रेजी सरकार ने जो निसंतान शासक, यानी कि ऐसे शासक जिनके बच्चे नहीं है, जिनका लड़का नहीं है, तो वो बच्चे को गोद ले लिया करते थे। नॉर्मली अगर किसी का नहीं होगा बच्चा तो वो गोद लेगा। तो इन्होंने क्या करा, उस रूल को ही मतलब खत्म कर दिया कि बच्चे को गोद ले लिए जाने वाली परंपरा को अवैध यानी इलीगल घोषित कर दिया। ठीक है, और उनके राज्यों पे कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आधा बा आएगा, कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का अत्याचार जो था वो जनता पे भी काफी था। तो इस तरीके से ये राजनीतिक कारण बनेगा कि इतने सारे मतलब जो शासक रहे हैं, जो भारतीय शासक, इनकी अलग अलग तरीके से जमीनें हड़प ली गई थी, इनकी सत्ता को मतलब हड़प लिया गया था, तो ये आक्रोशित थे। तो ये भी एक कारण था कि ये उसमें शामिल हुए। अगला देखते हैं, राजनीतिक देख लिया कारण हमने, नेक्स्ट कारण देख लेते हैं। अगला कारण है धार्मिक कारण। चलिए देखते हैं धार्मिक कारण क्या है। ठीक है, धार्मिक कारण में क्या है कि जो अंग्रेज थे ये ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। तो इनकी जो ईसाई मिशनरी थी ये भारत में आई थी, और भारत में ये क्या करती थी, ईसाई धर्म का जो प्रचार था उसको वो करती थी, और लोगों को लालच देती थी कि तुम कन्वर्ट हो जाओ ईसाई धर्म में। ठीक है, तो इसलिए जो जो भारतीय लोग थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, वो इनसे नाराज थे कि उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इसके बाद देखिए, ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को नौकरियां दी जाती थी, इस तरीके के लालच दिए जाते थे। ये कानून एक कानून ये भी बना दिया गया था कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलवा दिया जाएगा। इससे ये तो एक तरह से हिंदू धर्म पे खुला प्रहार था, क्योंकि उनको मतलब सीधा चेतावनी दी जा रही थी एक तरह से, ये समझ लो। अंग्रेज सरकार ने भारतीय सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी चढ़े कारतूस दिए, जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था। इससे सैनिक की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, ये भी हो जाएगा। अब ये एक अफवाह भी थी, याद रखना, जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ भी हो, अफवाह की तरफ फैली थी ये। तो ये एक धार्मिक पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे भी आपको 2-3 पॉइंट लिख देने हैं, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, 4 नंबर या 8 नंबर में ही आता है, लॉन्ग में आएगा आपके। ठीक है, देखिए अगला है सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐसी जो प्रथाएं थी, विधवा विवाह वगैरह दोबारा शुरू करवा दिया था। ठीक है, तो हिंदू मुसलमानों की सामाजिक मान्यताओं पर चोट पहुंची, क्योंकि इसमें से कुछ कुप्रथाएं भी थी, हालांकि अंग्रेजों ने इसे समाप्त किया, लेकिन हिंदू मुस्लिमों को ये लगा कि उनकी ये प्राचीन प्रथाएं चली आ रही हैं, कुछ प्रथाएं, और उस पे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसलिए भी इनके मन में विरोध पनपने लगा था। पाश्चात्य शिक्षा यानी जो अंग्रेजी शिक्षा थी, उसके आने से भारतीयों की जो रुचि थी वो परंपरागत शिक्षा प्रणाली से हटने लगी थी, और अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण, मतलब उनको एक नीची नजरों से देखते थे और उनसे अपमानजनक व्यवहार करते थे। तो ये सारे कारण थे जो सामाजिक कारण बनेंगे, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण देख लेते हैं। अंग्रेजों ने जागीरदारों की जागीरें छीन ली थी, जमींदारों की जमीन को नीलाम कर दिया था, भू राजस्व काफी बढ़ा दिया गया था। अंग्रेजों ने अपने यहाँ पे बने हुआ जो माल था उसकी खपत के लिए भारत पे कब्जा किया था, और उससे उनका व्यापार तो फल फूल रहा था, यानी अंग्रेजों को जरूर फायदा हो रहा था व्यापार से, लेकिन जो हमारे उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए थे। भारत के जो घरेलू उद्योग थे, जैसे कुटीर उद्योग थे, हथकरघा उद्योग हो गया या अन्य उद्योग हो गए, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। तो इससे भारत को नुकसान पहुंचा था, लेकिन अंग्रेजों को लाभ हो रहा था। शिक्षित भारतीयों को अंग्रेजों के समान उच्च पद नहीं मिलते थे, ना ही उतना सम्मान मिला करता था। भारत के आर्थिक शोषण ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया। इससे उनके अंदर क्या है, गुस्से की भावना पनपी। तो ये कुछ आर्थिक कारण यहाँ पे आपको बता देने। नेक्स्ट पे चलते हैं, सैन्य कारण। तो देखिए, सेना में अंग्रेज सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों के बीच में भेदभाव किया जाता था। इससे जो भारतीय सैनिक थे उनके मन में रोष, एक गुस्सा था। भारतीय सैनिकों को निम्न पद दिए जाते थे, यानी नीचे वाले पद दिए जाते थे, निचले पद। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की अपेक्षा वेतन भी कम दिया जाता था, तो ये भी एक तरह से भेदभाव हो जाएगा। और इनको चर्बी लगे कारतूस वगैरह दिए जा रहे थे, जो एक अफवाह फैली थी।
तो ये भी एक कारण बन जाएगा। तो ये सारे सैन्य कारक हो जाएंगे, ठीक है, कारण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, विद्रोह के तात्कालिक कारण। देखिए क्वेश्चन पेपर में ये ऐसे भी आता है कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण बताइए, यानी कि एकदम मतलब करंट के कारण जिसकी वजह से ये विद्रोह हो गया हो। पुराने ये गुस्सा तो पहले से भरा हुआ था उनके अंदर अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, लेकिन कुछ तात्कालिक घटना ऐसे हो गई जिससे ये विरोध हो गया। तो ये वैसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी आप याद कर लो, तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सैनिकों के बीच में यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूस जो है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, जिससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों में भयंकर रोष था। तो एक ये तात्कालिक कारण है बिल्कुल। और फिर ये भी था कि एक अफवाह थी कि भारतीय जो है इनको ये लग रहा था कि अंग्रेज जो है उनके धर्म को भ्रष्ट करके उनको सभी को ईसाई बना देंगे, यानी उनका धर्म ही परिवर्तन कर देंगे सबका। तो ये कुछ ऐसी चीजें फैल रही थी जो तात्कालिक कारक बन सकती है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण बताइए। कि विद्रोह हुआ तो था लेकिन ये असफल क्यों हो गया। तो इसके कारण कई सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, तो समझते हैं। एक तो ये हो जाएगा योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह की असफलता का एक मेन कारण यही था कि इनके पास एक योग्य नेतृत्व नहीं था। विद्रोही नेता जो थे वो एकजुट एवं संगठित होकर विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर सके, ठीक है, एक साथ। और दूसरा क्या है कि विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो अपनी इच्छा अनुसार यानी अपने अपने राज्यों की रक्षा में व्यस्त थे। और एक चीज ये भी है कि इनका उद्देश्य भी अलग अलग था, आगे मैं बताऊंगा कि जो ये नेतृत्व कर रहे थे ये क्यों अंग्रेजों के खिलाफ थे। क्योंकि अंग्रेजों के आने से इनकी सत्ता चली गई थी। पहले इनका एक वर्चस्व होता था, इनके पास किले होते थे, इनके पास घुड़सवार होते थे, सैनिक होते थे, लेकिन इनके आने से, अंग्रेजों के आने से इनकी सत्ता चली गई थी। तो इसलिए ये इनके खिलाफ थे, ठीक है। इनका उद्देश्य एक नहीं था सबका कि एक ही उद्देश्य से लड़ रहे हो। अगला देखते हैं। अगला है कि विद्रोह का सीमित जगह पे हो पाना। भारत देश अगर आप मैप में देखोगे तो भारत देश काफी बड़ा है, लेकिन ये जो आंदोलन था ये कुछ सीमित जगह तक ही फैल रहा था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान ध्यान रखना है। तो देखिए विद्रोह के स्थानीय एवं सीमित स्वरूप ने भी इसकी असफलता में योगदान दिया, क्योंकि कुछ क्षेत्रों तक फैल पाया था। ये विद्रोह जो था उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक रह गया था, जैसे कि दिल्ली में, मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, ग्वालियर में, बिहार में, इन क्षेत्रों में आंदोलन फैला था, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा इसका असर दिखा था। देश के बहुत बड़े भाग जैसे बंगाल में, पंजाब में, कश्मीर में, उड़ीसा में, दक्षिण भारत में, यहाँ पे ये क्रांति उतनी तेजी से नहीं फैल पाई थी। अंग्रेजों ने सीमित क्षेत्र होने के कारण इस विद्रोह को आसानी से कुचल भी दिया था। हालांकि उतनी आसानी से नहीं कुचला गया, बाहर से उन्हें मदद मंगानी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कुचल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सॉरी, अगला पॉइंट देखते हैं, क्योंकि अभी तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय राजा और सामंत की गद्दारी। अब देखिए कुछ भारतीय राजा और कुछ सामंत ऐसे थे जो अंग्रेजों के लालच के पीछे पड़े हुए थे। अंग्रेजों ने कहा था कि तुम हमारे साथ रहो, हमारी मदद करो, हम तुम्हें ये सुविधाएं दे देंगे, ये सुविधाएं दे देंगे, इस तरीके से इन्होंने इनको लालच दिया। तो ये क्या थे, ये कंपनी के प्रति यानी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, और भारतीय होकर भारतीयों से इन्होंने गद्दारी करी, यानी भारतीयों के साथ नहीं दिया। तो ये एक कारण बन जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे। अब इनके पास उतने हथियार नहीं थे जितने अंग्रेजों के पास होते थे। तो देखिए अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के पास साधन जो थे वो कम थे। इनके पास धन, जन, शस्त्र का अभाव था। विद्रोह में जितने भी राजा और जमींदारों ने भाग लिया था वो छोटे सामंत थे, क्योंकि इनके आप ये कह सकते हो कि इनके अधिकार तो पहले ही अंग्रेजों ने कम कर दिए थे, ठीक है। इनकी शक्ति और साधन पहले से ही अंग्रेजों ने सीमित कर दिए थे, इसलिए भी ये उतने कामयाब नहीं हो पाए। और देखते हैं पॉइंट, मजबूत संगठन का अभाव। यानी 1857 के विद्रोह में 1857 का विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के शुरू हुआ था। ये टाइपिंग की मिस्टेक है यहाँ पे, इसे ध्यान से देखें। 1857 का जो विद्रोह था वो बिना किसी पूर्व निश्चित योजना, कोई उसके लिए निश्चित योजना पहले से नहीं बनाई गई थी। अचानक से अफवाह फैली और धीरे धीरे ये एकदम से एक बड़ा आंदोलन बन गया। क्रांति के कुछ प्रमुख नेता घूम घूम कर जनता के साथ, ठीक है, जनता के साथ अपनी बातें कर रहे थे, जनता को अपने साथ जरूर कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ठोस संगठन नहीं था, क्योंकि जनता इनके साथ आ भी गई थी इनकी बातों में, लेकिन हर जगह पे नहीं हो पाया था, ठीक है, उस लेवल पे। अगला पॉइंट देखते हैं, सबके उद्देश्य अलग होना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब देखो ये जो आंदोलन था इसमें किसान भी शामिल थे,
इसमें सैनिक भी शामिल थे, इसमें जमींदार भी शामिल थे, इसमें तालुकदार लोग भी शामिल थे, इसमें अन्य लोग मजदूर वगैरह अन्य लोग भी शामिल थे। इन सभी के उद्देश्य अलग थे। किसान इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि भाई इनसे कर वगैरह ज़्यादा लिया जाता था, इनकी ज़मीन वगैरह ज़्यादा छिन रही थी, इनको फसल के वो वाले दाम नहीं मिल पा रहे थे। सैनिक इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि इनके साथ सेना में भेदभाव होता था, इनको ज़्यादा वेतन नहीं दिया जाता था, इनको कारतूस वगैरह वैसे दिए जा रहे थे। जमींदार इसलिए लड़ रहे थे, इनकी सत्ता छीनी हुई थी उन्होंने अंग्रेजों ने। ठीक है, तालुकदार, इन सब के उद्देश्य अलग थे। अगर इन सब का उद्देश्य केवल ये होता कि बस हमें अंग्रेजों को अपने देश से सफाया करना है, अंग्रेजों को भगाना है, तब क्या होता कि ये आंदोलन पूरी तरीके से कामयाब होता। लेकिन जब सबके उद्देश्य ही अलग थे तो कहीं ना कहीं सब अपने स्वार्थ के लिए थे। ठीक है, सबका अपना अलग अलग स्वार्थ था, कोई कुछ चाह रहा था, कोई कुछ चाह रहा था, सबका उद्देश्य आज़ादी नहीं था। तो ये कारण बनता है, ध्यान रखिए, क्रांतिकारियों का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। विद्रोह में भाग लेने वाले लोग अलग अलग वर्ग से थे जो अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसमें शामिल हुए थे। उनके सामने निश्चित नहीं था कि क्रांति की सफलता के बाद वो क्या करेंगे, मतलब पहले से कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं था। सैनिकों का भी कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ हुए और लड़ना शुरू, तो ये हुआ था। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, सारे हेडिंग और पॉइंट में आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीजें याद हो। आगे देखिए, जन समर्थन का अभाव। क्रांति की असफलता का एक मुख्य कारण था जन सहयोग का अभाव। भारतीय समाज का उच्च और शिक्षित वर्ग जो है तथा धनी तबके के जो लोग हैं वो इस आंदोलन से अलग रहे, व्यापारी विद्रोहियों के खिलाफ थे। ठीक है, बहुत से सामंत जो थे वो अपनी जमींदारी पर अधिकार करने के पश्चात क्रांति से अलग हो गए थे। इस तरह विद्रोहियों को व्यापक जन समर्थन जो मिलना चाहिए था उतना ज्यादा मिला नहीं। और एक है अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थिति तथा सैन्य संचालन। अंग्रेज जो थे 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ उस समय में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के पक्ष में थी। विद्रोहियों को कोई सहायता देने वाला कोई विदेशी शासक भी नहीं था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज आसानी से विद्रोहियों पर काबू पा सकते थे। अंग्रेजों के सेनापति और सैन्य संचालन भी कुशल था भारतीयों के मुकाबले। इनके पास आधुनिक हथियार भी थे, इनके पास पैसा और सुविधाएं भी थी। ये भी एक मतलब प्लस पॉइंट हो जाता है अंग्रेजों के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने आंदोलन को कुचल दिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे पॉइंट। आगे देखिए लास्ट पॉइंट, राष्ट्रीयता का अभाव। 1857 के विद्रोह के समय तक भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। लोग राष्ट्र के प्रति उतने ज्यादा सजग नहीं हो पाए थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष जरूर था, लेकिन यह असंतोष एक व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप नहीं ले पाया, यानी पूरे भारत में एक भयंकर स्वरूप इस समय नहीं ले पाया था। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूह की दृष्टि में कितना फर्क था। अब देखिए, अलग अलग वर्ग के लोग थे, अभी जस्ट हमने जिक्र किया है, एक मैंने क्वेश्चन में जिक्र किया था इसी लास्ट क्वेश्चन में। तो अब देखेंगे कि विद्रोही क्या चाहते थे और अलग अलग जो सामाजिक समूह थे, जैसे सैनिक हो गए, मौलवी पंडित हो गए, या फिर किसान हो गए, मजदूर हो गए, जमींदार हो गए, तालुकदार हो गए, ये अलग अलग समूह के लोग, आखिर इनकी दृष्टि में फर्क कैसे था इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले ये समझेंगे कि 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ये विद्रोह कामयाब जरूर नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों को बिल्कुल हिला के रख दिया था। यह विद्रोह सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक राष्ट्रीय विद्रोह बन रहा था। समाज के अन्य वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। विद्रोही जानते थे कि समाज का प्रत्येक वर्ग किसी ना किसी रूप से अंग्रेजों का शोषण का शिकार जरूर हो रहा है, तो वो इनके साथ जरूर आएगा। विद्रोहियों को पहले ही पता था, इसलिए इन्होंने एकता और समन्वय की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसमें क्या हुआ, अलग अलग वर्ग के लोग शामिल थे, इसलिए उनका स्वार्थ भी अलग अलग थे। अभी आपको बताया मैंने कि सबके उद्देश्य अलग थे। अब देखते हैं कैसे अलग थे, कि कौन क्या चाह रहा था। तो देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के दृष्टि में कितना फर्क था इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शासक वर्ग, जो पहले शासक होते थे। ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर, नाना साहेब कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, ये क्या था, इनको अपना नेतृत्व दिया था विद्रोहियों ने। ये चाह रहे थे कि इनकी खोई हुई सत्ता जो अंग्रेजों ने छीन लिया वो इनको वापस मिल जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। शासक वर्ग का नजरिया विद्रोह के प्रति अलग था, इनके उद्देश्य अलग थे। अब आगे देखते हैं, जमींदार और तालुकदार वर्ग ये क्यों लड़ रहे थे, इनका भी समझिए। ये अंग्रेजी सरकार ने तालुकदार वर्ग के जो भूभाग होते थे, जो संपत्ति होती थी इनकी, वो छीन ली थी, इसलिए लड़ रहे थे। जमींदार जो थे वो उनकी जमीनें नीलाम हो गई थी, इसलिए लड़ रहे थे। इसलिए अंग्रेजी राज को समाप्त करके अपनी संपदाओं को दोबारा प्राप्त करना चाहते थे, यानी इनके उद्देश्य भी यहाँ पे अलग हो गए। आगे देखिए, किसान वर्ग ये क्यों
लड़ रहा था, इसको समझिए। किसान जो था वो अंग्रेजों के शोषण का शिकार हो रहा था, उनको जमीनों से बेदखल किया गया, उनसे टैक्स ज्यादा लिया गया, कर लिया गया, फसल के उनको सही दाम नहीं मिल रहे थे। किसानों को साहूकार और ऋणदाता जो थे वो भी मतलब इनको टॉर्चर कर रहे थे, इनका शोषण कर रहे थे। तो इसलिए ये लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो इनका उद्देश्य भी यहाँ पे अलग हो गया। व्यापारी वर्ग देखते हैं। अंग्रेजी सरकार ने कीमती उद्योगों को अपने हाथ में रखा, और जिस कारण व्यापारी जो थे वो छोटे मोटे व्यापार करके ही मतलब गुजारा कर रहे थे। भारतीय उद्योग इन्होंने नष्ट कर दिए थे, इसलिए व्यापारी जो थे अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि जो अलग अलग वर्ग के लोग थे वो अलग अलग समस्याओं से ग्रसित थे और अलग अलग उद्देश्य के साथ यहाँ पे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, सबके उद्देश्य अलग थे। अब धार्मिक नेताओं का भी समझ लो, इनका क्या उद्देश्य था। जो पंडित और मौलवी हैं वो भारत में ईसाई धर्म के फैलने के विरुद्ध थे। मानते थे ये कि अंग्रेज जो है वो भारतीय संस्कृति को और सभ्यता को खत्म कर देंगे और पश्चिमी सभ्यता जो है उनकी उसको यहाँ पे प्रचार कर करके लागू कर देंगे। यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो ऐसे में ये सभी भारतीय क्या हो जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे। इसलिए ये लड़ रहे थे। यानी सभी वर्ग जो थे अलग दृष्टि थी, उनका एक अलग नजरिया था। यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल ये सारे के सारे नोट्स जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे eklavyastudypoint.com में। वहां पे जाके आराम से पढ़ भी सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है अथवा करके। ऊपर क्वेश्चन देखिए, 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के बीच सह अस्तित्व के मूल्यों को महत्व दिया जाता था। स्पष्ट कीजिए। यानी कि 1857 को जो विद्रोह हो रहा था उसमें अलग अलग समुदाय के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और इस तरीके से ये मतलब विद्रोह चल रहा था कि हिंदू मुस्लिम जो भावनाएं आपस में ना भड़के, एक दूसरे से एकता बना के रखें, तभी ये आंदोलन जो है वो कामयाब हो। आगे कि 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की एकता प्राप्ति का अनुमान कैसे लगाया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म के भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों को बुलाया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं थी जो मुस्लिम राजकुमार या नवाबों के तरफ से उनके नाम से जारी की जाती थी, उसमें हिंदू की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को ऐसे ऐसे युद्ध बताया गया जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों का लाभ था, यानी अगर हम इसे जीतेंगे तो दोनों को फायदा मिलेगा। इस त्योहारों में अंग्रेजों से पहले जो मुगल साम्राज्य था तब के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था, और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था। तो ये चीजें बताई जाती थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विद्रोहियों की जो घोषणा होती थी उसमें जाति और धर्म का भेदभाव नहीं था। मुस्लिम जो घोषणाएं करते थे उसमें हिंदू की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। ठीक है, और ये कहा जाता था हिंदू मुस्लिम दोनों का फायदा अगर हम इसमें जीतते हैं तो। और उन अंग्रेजों के आने से पहले कैसे हिंदू मुस्लिम रहते थे साथ में, उसकी ओर बताया जा रहा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे अथवा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने साथ में ही लगा दिए। देखो, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देंगे, 1857 के विद्रोह का दमन किस प्रकार अंग्रेजों ने किया। तो इस तरीके से तो समझिए, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से बड़ी संख्या में सैन्य सहायता मंगाई, सैनिक मंगाए, हथियार मंगाए। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई कानून बना दिए, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक को, जो सैनिक होते हैं उनको बहुत ज्यादा अधिकार दे देना, सैनिक अधिकार बढ़ा देना। यानी जो पुलिस काम करती है, कोर्ट काम करती है, वो काम सैनिक कर सकते हैं, ये होता है मार्शल लॉ। फौजी अफसरों और आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पे मुकदमा चलाने का और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया अंग्रेजों ने, कि जिन पे शक हो, अगर उन्हें लगता है कि भाई फलाना व्यक्ति आंदोलन में शामिल था, तो कोई एक आम फौजी या आम अफसर या कोई आम अंग्रेज भी उस पर मुकदमा चला सकता है, उसको जेल में डाल सकता है, उसको सजा दे सकता है, उसको फांसी पे चढ़वा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतना अधिकार दे दिए। विद्रोह की केवल एक ही सजा थी, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, सजा थी, क्या सजा थी, सजाए मौत। ठीक है, एक ही सजा थी, सजाए मौत। नए कानूनों के तहत विद्रोही सैनिकों को पकड़कर तोप से उड़ा दिया गया, इतना मतलब उनके साथ किया गया, जहां पे भी जो सैनिक मिल रहे थे उनको मार दिया जा रहा था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शहरों के भवनों का स्वरूप किस प्रकार बदला गया।
तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपने घर जो थे वो जो स्थानीय देसी लोग थे उनके घरों से अलग एक नई बस्ती का निर्माण करा, जिसको सिविल लाइंस कहा जाता था। इस बस्ती में सिर्फ अंग्रेजों को ही रहने का अधिकार था। ठीक है, पुराने कस्बों के पास चरागाह खेत वगैरह था वो सब साफ कर दिए गए और अंग्रेजों के लिए अलग ही बस्ती बना दी गई, भारतीयों से अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकदारों की सत्ता कैसे छीनी। अब तालुकदार जो होता था एक ताकतवर वर्ग होता था, लेकिन अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं था, तो अंग्रेजों ने इनकी सत्ता कैसे छीन ली ये आपको समझाना है, और ये पेपर में बहुत आता है। मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ, पेपर में आप इसको याद करके जाना, बिल्कुल पूछा जाता है। तो देखिए, अवध अधिग्रहण के बाद 1857 में तालुकदारों को भी अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर किया। अवध के समस्त गांव में तालुकदार की जागीर और किले बिखरे हुए थे, कि इनके पास बहुत जागीरें होती थी, बहुत सारे किले होते थे, बहुत पैसे वाले लोग होते थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने क्षेत्रों में जमीन और सत्ता पे नियंत्रण रखते थे, क्योंकि ताकतवर लोग हैं, सत्ता पे इनका नियंत्रण था। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास सिपाही भी होते थे, हथियारबंद। इनके पास अपने किले वगैरह तो थे ही, लेकिन अंग्रेजों ने से ये बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, तो अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अधिग्रहण जब किया अवध का, उसके तुरंत बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी। सबसे पहले इनकी शक्ति यानी इनकी सेना को खत्म किया, फिर इनके किले को खत्म किया, इनके दुर्ग किले वगैरह जो थे उनको ध्वस्त किया। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली यानी अपनी जो भू राजस्व जो टैक्स प्रणाली लेकर आए, उसमें तालुकदारों की हैसियत एवं सत्ता को नुकसान पहुंचाया। अधिग्रहण के बाद एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर दिया गया। ठीक है, जो कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था आप मान लो इसे। इस बंदोबस्त में यह मान्यता थी कि तालुकदार जो है वो केवल बिचौलिए हैं, बिचौलिए। ठीक है, कोई मतलब ये बड़े लोग नहीं है, इनको बड़े लोग बोलना भूल जाओ आप, इस तरीके की बातें करी, इनको बिचौलिए तक ही बना दिया। और ये कहा कि इनका कोई जमीन पे मालिकाना हक नहीं है, इनकी कोई जमीन नहीं है, सब कुछ छीन लिया इनसे। एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद तालुकदार को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। फलस्वरूप सारी सामाजिक व्यवस्था जो थी वो भंग हो गई। पहले एक तालुकदार होते थे, इनके पास किले जमीन सब कुछ होता था, एक सामाजिक दबदबा था, सामाजिक वर्चस्व था, एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने आके उस पूरी व्यवस्था को ही भंग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों ने तालुकदारों की जो सत्ता थी उसको खत्म किया और उनके जो अधिकार थे वो खत्म किए। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के तहत शर्तें क्या थी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन कराया था, तो मैंने बताया था ना कि कुछ शर्तें थी, ये शर्तें याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो सहायक संधि जिसके साथ भी की जाती थी उनको ये शर्तें माननी होती थी। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। सहायक संधि जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 में इनके द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था थी। इसके तहत कुछ शर्तें रखी गई थी और जो संधि करता था उसको ये शर्तें माननी होती थी। तो देखिए, सबसे पहली शर्त थी कि अंग्रेज जो है अपने सहयोगी को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। मतलब जिससे अंग्रेजों ने ये संधि की है उसकी रक्षा करेंगे कौन, अंग्रेज। अगली देखो, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र, जो उनकी भू क्षेत्र है उसमें एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, यानी अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी संधि करने वाले के पास। सहयोगी पक्ष यानी जो सहयोगी है जो संधि कर रहा है, ठीक है, उसको इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बताओ, अंग्रेजों की टुकड़ी है, रखरखाव की व्यवस्था ये करेंगे। आगे देखो, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ कोई संधि कर पाएगा, ना ही अंग्रेजों की परमिशन के बिना किसी युद्ध का हिस्सा होगा, यानी युद्ध में हिस्सा ले पाएगा। तो एक तरह से देखो, ये इन्होंने संधि करके अंग्रेजों ने उनके जो अधिकार थे ना उसको सीमित कर दिया, धीरे धीरे उनके अधिकारों को कम कर दिया, आप ऐसा कह सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवध पर अधिकार करने में अंग्रेजों की दिलचस्पी का कारण क्या है, क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो देखिए, अंग्रेज चाह रहे थे क्षेत्रीय विस्तार, और क्षेत्रीय विस्तार की जो प्रक्रिया थी वो बंगाल की जीत के साथ शुरू हुई थी। सबसे पहले बंगाल में आए थे, उसके बाद 1856 में अवध का जब अधिग्रहण हुआ उसके बाद ये मुकम्मल होने वाली थी, यानी इनकी ये जो विस्तारवादी नीति यहाँ पे होने वाली थी कंप्लीट एक तरह से। अवध की जमीन जो थी वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नील की खेती और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी जमीन थी ये। अंग्रेज नील और कपास ये चाहते थे। इस इलाके को वे उत्तर भारत के एक बड़े व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहते थे, इसीलिए अवध जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इनका इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति भड़काने में अफवाहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्वेश्चन मार्क। क्या अफवाह महत्वपूर्ण हो सकती है, तर्क दीजिए। यस, बिल्कुल, अफवाह बहुत कुछ करवा सकती है, आप सोच नहीं सकते। अफवाह इतनी तेजी से फैलती है कि लोगों का बिल्कुल दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, लोग इस तरीके से अफवाहों पर विश्वास करते हैं।
तो बिल्कुल ऐसा होता है कि ये जो अफवाहें हैं ये कुछ भी करवा सकती हैं। तो आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अफवाहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि जब विद्रोही से सिपाही दिल्ली से मेरठ पहुंचे थे तो उन्होंने बहादुर शाह को यही बताया था कि उनको जो बंदूक दी जा रही है उसमें कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, इसलिए इनका धर्म खतरे में आ जाएगा। बेशक से वो सच रहा हो या ना रहा हो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि भाई ये इस चीज पे पूरा विश्वास कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों ने सिपाहियों को बहुत समझाने का प्रयास करा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अफवाह इतनी तेजी से फैल गई थी कि ये मानने को तैयार नहीं थे। एक और अफवाह ये थी कि अंग्रेजों ने बाजारों में जो आटा मिलता है उसमें सुअर और गाय की हड्डियों का पिसवा के मिलवा दिया है। इससे भी, ये जो अफवाह थी इससे भी लोगों में डर था और रोष फैल गया था, यानी गुस्सा फैल गया था। तो अफवाह बिल्कुल काम करती है, ठीक है, और अफवाह ने यहाँ पे काम किया भी था, लोगों को एकजुट कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अगला है कि कला, साहित्य और चित्रों ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। इस कथन को आपको सही ठहराना है। तो देखिए, कलाकारों और साहित्यकारों ने विद्रोही नेताओं को, जो भी विद्रोही नेता थे ना, जो भारतीय सैनिक थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनको नायक यानी उनको हीरो की तरह पेश किया, ठीक है, जो देश के गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे और इसमें लड़े थे। उन्होंने दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ पूरी कौम यानी पूरी कौम को एक जागृत करा, एकजुट किया, और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इन्होंने क्या करी, क्रांति की। साहित्यकार जो थे उन्होंने इनके गौरवगान किए। जो भी कविताएं लिखी जाती थी उस समय में, उसमें इनके बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता था, बहुत ज्यादा मतलब वीर रस वाली कविताएं लिखी जाती थी जिसमें इनका गुणगान होता था। जैसे कि देखिए, एक हाथ में घोड़े की रस्सी और दूसरे हाथ में तलवार थामे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इन्होंने अपनी कविता में लिखी थी, जो बच्चे बच्चे आज के समय में आप देखोगे पढ़ते हैं उसको। वो लाइन क्या थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सभी ने पढ़ी होगी ये सुभद्रा कुमार चौहान जो है इन्होंने लिखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो साहित्यकार थे उन्होंने खूब गौरवगान किया इनका। ये तो था भारत में। अब अंग्रेजों की तरफ क्या हो रहा था इसे भी समझिए, ये और इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में भी छाप रहे थे भाई, सब कुछ छापा जा रहा था जो जो यहाँ पे हो रहा था, जो वहाँ पे चित्र छापे जा रहे थे, यहाँ पे जो हमारे विद्रोही थे इनको हीरो बताया जा रहा था हमारी कविताओं में। अंग्रेजों के वहाँ ब्रिटेन में जो छापा जा रहा था वहाँ पे इनको विलन बताया जा रहा था कि कैसे अंग्रेजों को भगा भगा कर मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये सब तो ब्रिटेन में छप रहे चित्रों में वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता की शक्ल दे रही थी, और आम जनता के दिलो दिमाग में इस स्थिति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ये वहां पे बता रहे थे कि भारतीय कितने निर्दयी हैं, कितना बुरा अंग्रेजों के साथ कर रहे हैं, वो ये बता रहे थे ब्रिटेन में। भारत में राष्ट्रवादी चित्रों का सर्जन हो रहा था, हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में इससे मदद मिल रही थी, और इन सब चीजों को देखकर लोग मतलब वीर रस से भर जाते थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, और इस चैप्टर के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो भी रखे हैं, और जो अंदर से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी रखे हुए हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, 21,000 स्टूडेंट हो चुके हैं, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक वगैरह मिल जाएंगे, और वेबसाइट पे जाके आप इन चैप्टरों के नोट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी नहीं डाले हैं लेकिन कल तक डल जाएंगे, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।